शशि, कब आई तुम? अभी मैं तो कब से खड़ी हूँ दरवाजे पर, लेकिन एक आप हो जो ख्यालों में खोए हो। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये साड़ी कैसी लग रही है? अमेरिका वाली मौसी है ना, उन्होंने दी। अरे भाभी, आज तो भैया के पूरे कत्लेआम की तैयारी में हो। बताओ ना, क्या सोच रही थी? भैया के बारे में ना? और किसके बारे में सोचूंगी भला? वो तुम्हें कमरे में आते ही समझ गई थी। ये रोमांटिक गाना और तुम्हारा साज श्रृंगार। आज तो भैया गए काम से। बताओ तुझे, ठंडी लड़की। अबे शादी मेरी हुई है, दर्द तुझे क्यों हो रहा है? हाँ, तो टाइम का पता कितना हो गया? चल अभी चलते हैं यार। यार राकेश भाई, तू है बड़ा लकी यार। अब देखो ना भाई, कॉलेज छोड़ते ही नौकरी मिल गई और नौकरी मिलते ही कॉलेज की सबसे खूबसूरत छोकरी मिल गई। वटा तकदीर यार। देख भाई, ये तो अपने अपनी किस्मत की बात है, लेकिन तू क्यों जलन में चला जा रहा है? चिंता मत कर, एक न एक दिन तेरी तकदीर खुलेगी जरूर। चुप, चलाओ, बहुत हो गया। खाली करो और निकलो इधर से। चलो चलो भाई। मैं बोल रहा हूँ निकल यहाँ से। अरे सारी रात दिएगा क्या? उठ यार। चलो यार, चलो चलो निकल। अरे तुम भी उठ भाई, बहुत सुनी तुमने। चल चलो चलो। ओके भाई। ओ चलो यार, चलो चलो। ठीक है, अभी फुटो यार। चलो आज बहुत हो गई है। चलो। देख देख भैया राकेश, तूने बहुत पी ली है। अभी क्या है, तू जरा ड्राइव केयरफुली करना, बहुत रैश ड्राइविंग मत करना। हाँ? तू चिंता नहीं। ओके ओके, चलो ठीक है। बचना हसीनो, बाय बाय बाय। आ गया। यो मैं आ गया। ओके निकलो। ठीक है गुड नाइट। राकेश मेरे यार। अब तो तुम्हारे लिए भी दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। भाभी, शशि, देखो बेटा, कितनी देर से टेलीफोन की घंटी बज रही है। उठाती हूँ मम्मी। चाहिए भाभी, डेफिनेटली भाईजान ही होंगे। हेलो जी, मैं मिसेस राकेश जायसवाल बोल रही हूँ। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? बोलो कुछ भाभी, क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, भाभी कुछ बोलो, क्या हुआ? कुछ बोलो भाभी, कुछ बोलो। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं भाभी? भाभी, कब तक इस तरह ही रोती रहोगी? ना किसी से बोलती हो और ना कुछ खाती हो, और इसी कमरे में हमेशा बैठी रहती हो। भैया की मौत का मातम करने के लिए कितने लोग आए, मगर तुमने किसी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। भाभी,
भाभी ये सब क्या है? भैया को हमसे जुदा हुए आज 2 महीने हो गए। अब तो खुद को संभालिए भाभी। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं लुट गई हूं, बर्बाद हो गई हूं। मैं कहीं की नहीं रही शशि। भाभी, आप मेरी भाभी ही नहीं, आप मेरी सहेली भी हो। इस घर में मैं आपको अपनी भाभी बनाकर जरूर लाई थी, पर शायद भाग्य को यह मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं भाभी, हम हैं ना। अब आप इस घर में मेरी बहन बनकर रहिए। शशि, हाँ भाभी, भैया के मर जाने का गम हम सभी को है। बताओ शशि, क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? सब मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तुम्हें बताओ शशि, क्या मैं इतनी मनहूस हूं कि तुम्हारे भैया से शादी करते ही भाभी, आप दूसरों की बातों पर क्यों ध्यान देती हैं? मम्मी, पापा और मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना। फिर आप दूसरों की बातों पर क्यों ध्यान देती हैं? शशि, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारे भैया के गम में मैं अपने होशो हवास खो बैठी हूँ। भाभी, शादी आपकी जरूर भैया के साथ हुई थी, मगर रिश्ता इस पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। रिश्ता? कैसा रिश्ता, कैसा साथ? अरे जब लाखों का लड़का नहीं रहा तो इस अभागन को घर में रख कर के अचार डालना है। ये पूछती हूँ तुम लोगों से, ये सुबह शाम इसका मनहूस थोबड़ा देख के ना तो इस घर का भला होने वाला ना तुम्हारा। समझे मुरली के ही समझे? बुआ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन गीता को हम इस घर में ब्याह कर लाए हैं। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? हाय हाय, वो कौन सा लाखों का दहेज बंधवा के लाइए मायके से जो उसके शान के नीचे दबे चले जा रहे हो? ये मेरी बात मानो, बोरी बिस्तरा बांधो और माँ बाप के घर छोड़ आओ। समझे थे कि नहीं समझे? ये रोना धोना ये सब दिखावा है, दिखावा, और कुछ नहीं है। दूसरी बात, जवानी के जोश में राकेश को भूलने में 4 दिन नहीं लगाएगी। हाँ, कैसी बात करती हो बुआ? एक तो उस बेचारी पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और उस पर ऐसे जुल्म ढाने की सलाह देती हो। ये लो ना, अपना जान के सलाह दी है तो अपने गले में फंदा डाल लिया। अरे जो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो हमारे ऊपर कौन सी फूलों की वर्षा हो रही है? अरे देख देख जरा मुरली के चेहरे को तो देख। अरे जवान बेटे की मौत का दुख कैसे झलक रहा है चेहरे पे, देख जरा देख। पर बुआ, गीता को घर से निकाल देने से समस्या का हल तो नहीं निकलने वाला। समस्या का हल नहीं निकलने वाला तो ऐसा करो, घर में बिठाकर आरती उतारो उसकी। फिर देखना, जो जवानी का जोश मारेगा ना तो तुम दोनों की छाती पर मूंग दलेगी, मूंग। हाँ, मूंग क्यों दलेगी बुआ? गीता पढ़ी लिखी है, अपने पांव पर खुद खड़ी हो जाएगी, अपने लिए नौकरी ढूंढ लेगी। नौकरी ढूंढ लेगी, है ना? नौकरी ढूंढ लेगी, बहुत अच्छी बात तुमने कही है। अरे एक तो विधवा, ऊपर से जवान है, और फिर पराये मर्दों के साथ काम करेगी जाकर। बुआ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आजकल दिल्ली में सभी लड़कियां नौकरी करती हैं। बहू, तुम ही अपने खानदान की लड़कियों को नौकरी करवाओ। हमारे खानदान में लड़की नौकरी नहीं करती है। बेटे को मरे 2 महीने नहीं हुए और महारानी बहू को नौकरी करवाकर उसकी कमाई खाने का ख्याल कर रही है। बुआ, गायत्री ने ऐसा तो नहीं कहा। तू चुप रह मुरली। आज तो उसकी नौकरी की बात कर रहा है ना, तो कल उसकी ब्याह की बात भी करेगा। आपको बुरा तो जरूर लगेगा बुआ, लेकिन मुझे इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। देख रे मुरली, तेरी बहू तो बिल्कुल दिल्ली वाली हो गई रे। लेकिन तो दिल्ली वाली हो गई है ना,
पर कानपुर से तो नाता नहीं टूटा। पर याद रखना, कोई भी ऐसा काम मत करना जो बिरादरी में हमारा नाक कट जाए, उठने बैठना मुश्किल हो जाए। और एक बात और, तुम्हारी बेटी शशि भी इस घर में रहती है, समझी? अब छोड़ो भी बुआ, तुम्हारी गाड़ी को देर हो रही है, तुम भी किस पचड़े में पड़ गई। चल रे मुरली, रेल का टाइम हो गया। दूर दूर, मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं महारानी। अपने सास ससुर के पाँव छुओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हाँ, अरे भाई हम तो रहे देहाती लोग। हाँ, हमें क्या, जाओ जाओ अंदर जाओ जाओ। हाँ। पाँव छूने आई थी। हाँ। शशि, जा एक गिलास पानी ले आ अंदर से। है मनहूस का थोबड़ा देख लिया मैंने, ना जाने कहीं ससुरा रेल का एक्सीडेंट ही हो गया तो क्या होगा। हाँ। देख भगवान, अब ये भाखड़ा नांगल डैम बहाना तो तू बंद कर दे और आगे की सोच, आगे क्या करना है। कैसी बातें करते हो जी? जवान जहान बेटा एक टांग से लाचार हो गया, उसका दोस्त उसके सामने तड़प तड़प कर मर गया। कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा अरुण के दिल को, और आप ऐसी बातें करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या करूं? जो मर गया बैठ करके उसका शोक मनाता रहूं, या आपका लाडला जो एक्सीडेंट में बच गया है उसके लिए घी के दिए जलाऊं? अरे पहले ही कुछ करता धरता नहीं था, ऊपर से टांग तोड़ा के और बैठ गया। अब कौन देगा तुम्हारे इस लंगड़े बेटे को अपनी बेटी है? अपने तो लग गए ना 10 लाख बर्फ में। कैसी बातें कर रहे हो जी? आप बेटे की जिंदगी को भी धंधे की नजर से देखते हो? क्यों ना देखूं? हैं? अरे बिजनेसमैन हूँ, फायदा नुकसान तो देखूंगा ही। पता है पूरे 5 लाख खर्च हो चुके हैं तुम्हारे सपूत की पढ़ाई लिखाई पे, और ऊपर से 1 लाख उठ गया उनकी टांग पे। अब टांग तोड़ा के घर में बैठ गए, काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के। कैसी परायों की सी बातें कर रहे हो? आखिर वो आपका बेटा है। अरे बेटा है तो बेटे की तरह रहे, समझी? वो कहावत है ना, बाप पे पूछ नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पर इसमें तो मेरे लक्षण दिखाई नहीं देते। अब तुम बताओ, अपने खानदान में आज तक किसी ने शराब पी है? लेकिन हुजूर शौक फरमाने लगे। आप तो उस हादसे के बाद उसके पीछे ही पड़ गए। यारों दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी होगी। जबरदस्ती पिला दी होगी, उन्होंने पिला दी होगी जबरदस्ती, और इन्होंने पी ली होगी। 1000 बार मना किया था कि इस राकेश शराबी कबाबी के साथ ना उठे बैठे, लेकिन नहीं। अब वो तो मर गया, इसकी टांग तोड़ के धर गया। अरे इसकी क्या, मेरी टांग टूट गई मेरी। जो अब इस दुनिया में नहीं है उसे क्यों कोसते हो जी? क्यों क्यों ना कोसूं? अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, बाकी मंडली तो है ना, जाए उनके पास, बैठे और पिए, और फिर अपनी दूसरी टांग भी तोड़वा के आ जाए। शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ तो भगवान अब तभी होगा जब तुम्हारा ये लाडला आवारा गर्दी छोड़ करके दुकान पे बैठना शुरू करेगा, 3 के 13 बनाना शुरू करेगा। पढ़ाई लिखाई उसके लिए अब बेकार है। अरुण बेटा, तू बाहर क्यों आया? अब बैठ। अब इससे अच्छी तरह से ठोक बजा के पूछ लो आगे से इसका क्या इरादा है। आप चुप भी कीजिए ना। क्या बात है बेटा? माँ, मेरा मन अंदर बहुत बेचैन हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। अच्छा चल, मैं तुझे घुमा लाती हूँ। नहीं, मैं अकेला ही घुमाऊंगा माँ। लेकिन तू अकेला कहाँ जाएगा बेटा? मैं राकेश के घर जाऊंगा माँ, मुझे वहां जाना चाहिए ना। शशि, देखना बेटा, शायद तुम्हारे पापा होंगे। कहाँ मम्मी, पापा भी इतनी जल्दी थोड़े आने वाले हैं। ओफो बेटा, देखो ना जाके। अच्छा।
भैया तुम? मम्मी देखो कौन आया है। अरुण भैया। माँ जी, राकेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वो बात नहीं है माँ जी। राकेश अगर आपका बेटा था तो मेरा जिगरी दोस्त भी था, और यकीन मानिए उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने कहा ना बेटा, उस हादसे को भूल जाओ। उसमें किसी का कोई दोष नहीं। दोष तो हमारे नसीब का था। हमारे नसीब में हमारा बेटा शशि का भाई और गीता का पति खोना लिखा था, सुख हो गया। अब बेटा किसे दोष दे? ऐसा मत कहिए माँ जी। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मान सकती? शशि, क्या तुम मुझे राकेश की जगह नहीं समझ सकती? क्यों नहीं भैया? मैं तो उसी दिन अस्पताल से उठकर सीधा यहाँ आना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स ने और घर वालों ने, दोनों में से किसी ने मुझे यहाँ नहीं आने दिया। शशि भाभी कैसी हैं? वो अच्छी नहीं है भैया, बस सारा दिन रोती रहती हैं, ना किसी से बोलती हैं और ना किसी से मिलती हैं। माँ जी, आप कहें तो मैं उससे बात करके देखूं। हाँ बेटा, तुम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़े हो, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हो। कोशिश कर देखो, शायद उस बेचारी का दिल हल्का हो सके। तो शशि भाभी हैं कहाँ? अरुण भैया, आप यहीं रुको, मैं देखती हूँ भाभी क्या कर रही है। भाभी, मैं इतनी देर से तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम सुन नहीं रही। देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं। अरुण भैया। भाभी, ये क्या किया तुमने भाभी? मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। पर अरुण तुमसे मिलना चाहता है भाभी। लेकिन मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। पर क्यों? आखिर कसूर क्या है उसका? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? वो तुम्हारे भाई का हत्यारा है, हत्यारा। उसने मेरा सुहाग छीना है। नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। अरुण भैया तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और इस हादसे के बाद उनकी खुद की टांग भी तो खराब हो गई है। मैं पूछती हूँ, वो यहाँ आया क्यों? वो क्यों कुरेद रहा है हमारे जख्म? वो मुझसे और क्या चाहता है? वो तुमसे मिलना चाहता है भाभी। नहीं शशि, वो मुझे उस विधवा के लिबास में देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि मेरी आंखों में अभी भी राकेश की छवि है या नहीं। शशि, वो मेरे व्यक्तित्व की हंसी उड़ाने आया है। वो इल्जाम लगाने आया है मुझ पर कि देखो देखो, तुम्हारे पति को शराब पिलाकर मोटरसाइकिल में सवारी कराने वाला दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती।
मुझे वो ये एहसास दिलाना चाहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर सकता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है, और हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। वो हमारा मजाक उड़ाने आया है। नहीं भाभी नहीं, अरुण भैया पर ये सरासर इल्जाम है। अरुण बेटा, माँ जी, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हूं। अगर भाभी ऐसा ही सोचती हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन आप तो मुझे कसूरवार नहीं समझती हैं ना। नहीं बेटा, और उसके व्यवहार का भी तुम बुरा मत मानना। वो अपने आपे में नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता उस बेचारी का क्या होगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? भाभी एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, एक बार सदमे से उबर आएंगी तो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लेंगी, और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो उनका मन भी लगा रहेगा और सदमे को भूलने में भी मदद होगी। हाँ, बेचारी खुद भी नौकरी तो ढूंढ रही है। सोचती हूँ कहीं सेट हो जाए तो फिर उसकी शादी की बात चलाऊं। गीता बेटे, क्या तुम नौकरी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, यूं भी घर में खाली बैठे रहकर पड़ोसी और बाकी लोगों की बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं कहीं नौकरी कर लूं। बेटे, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम जानती हो कि हमारा परिवेश इस सब की इजाजत नहीं देता। तुम्हें याद है गंगा बुआ उस दिन कितना बोल रही थी तुम्हारी नौकरी की बात सुनकर? पापा, आप तो चाहते हैं कि भाभी रात दिन घर पर ही बैठी रहे। नहीं बेटे, वो बात नहीं है। लोग क्या सोचेंगे कि मुरलीधर अपने स्वर्गवासी बेटे की बहू को घर में बिठाकर खिला भी नहीं सकता, उससे नौकरी करवा रहा है। वाह पापा वाह। पापा, आप लोगों के कहने पर भाभी के जीवन में खुशी की जो थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है, उसका भी गला घोट देंगे। क्या मैं इसका दुश्मन हूं? लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसके चाल चलन, रीति रिवाज, इन सब के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। तो ठीक है पापा, जिस समाज के रीति रिवाज, चाल चलन हमारी भाभी के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, तो वो समाज हमारे ठेंगे पर। तो ठीक है, जब आप लोगों ने तय कर ही लिया है तो फिर मेरी मानोगे थोड़े ही। अच्छा, मैं गीता की नौकरी का कोई जुगाड़ करता हूँ। नहीं पिताजी, इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पापा के एक दोस्त ने अपने जानने वाले के यहाँ मेरी बात की है। तो ये सब आप लोगों ने पहले ही तय कर लिया है? जी हाँ पापा, बस सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। बेटे, जब तुम लोगों ने तय कर ही लिया है तो फिर इनकार की गुंजाइश ही कहाँ है? लेकिन कंपनी कौन सी है, कैसे लोग हैं, कौन है? वेल, ये कंपनी रामलाल इंडस्ट्रीज की एक एसोसिएट कंसर्न है। बड़े ही वेल रेप्यूटेड लोग हैं ये, एज फार एज द रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज आर कंसर्न। और गीता जी, गीता राइट? गीता जी, इस दफ्तर में आप मेरे साथ ही काम करेंगे। गीता जी, ये दफ्तर के लोग मुझे बड़ा शरीफ कहते हैं, मगर अब देखना यह है कि आपकी क्या धारणा बनती है मेरे बारे में। जी, कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। गीता जी, हम लोगों ने यहाँ जो माहौल है ना, वो बड़ा फैमिली टाइप बनाया हुआ है, हल्का फुल्का। जब सुबह हम लोग यहाँ आते हैं तो अपने सारे गम, दुख, परेशानियां वहाँ उस दरवाजे पे छोड़ देते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो स्टाफ है ना, ये तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि वो आगे वाले को हंसा ना ले या उसकी तकलीफ ना ढूंढ निकाले। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं सर, जो महज हंसाने भर से काफुर नहीं होते। बात में आपकी दम है गीता जी, मगर एक बात तो आप मानेंगी ना कि हर वक्त इस दर्द को अपने चेहरे से चिपकाए रखने से उसका कोई इलाज तो नहीं होता। जी, मैं समझ गई सर। गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अब तू मुझे क्या बताएगा अरुण? वैसे भी मुझसे कुछ छुपा है क्या?
तो तू नहीं मानता कि गीता के साथ अन्याय हुआ है? नहीं, मैं मानता हूं कि गीता के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यार हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब तो अपना अपना नसीब है। देखते देखते साल बीत गया। साल पहले गीता हंसती खिलखिलाती हुई कितनी अच्छी लगती थी, और अब तो ऐसे लगता है जैसे मायूसी ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए डेरा डाल दिया हो। यार अरुण, सुना है बेचारी आजकल नौकरी कर रही है। हाँ यार, मायूसी के आलम में एक नौकरी तो है जिससे उसे लगाव है। लगाओ कि तूने अच्छी कही। वैसे अरुण, मैंने ये भी सुना है कि आजकल तू बड़े चक्कर काट रहा है उसके घर के। कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पर? वैसे भी यार, बेचारी भरी जवानी में विधवा हुई है। नहीं यार, वो बात नहीं है। राकेश की मौत के बाद उसके घर वाले एकदम अकेले रह गए। कभी कभी उसकी माँ और बहन से मिलने चला जाता हूँ मैं। क्यों? माँ और बहन से मिलने जाते हो? क्या तुम गीता से नहीं मिलते? नहीं यार, वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। तो तुम कौन से कम जिद्दी हो? लगे रहो लगे रहो, कभी तो घास डालेगी। वैसे इसमें बुरा क्या है अगर उसकी जिंदगी बस जाए तो? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो जानते हो अरुण, अपुन ठहरे रसिक आदमी। यार अपुन का कहना तो ये है कि उसका घर कल का बस्ता आज ही बस जाए। हाँ। वैसे कॉलेज में तुम गीता के बहुत बड़े आशिक थे, और जब उसकी शादी राकेश से हुई बहुत मायूस हुए थे तुम, याद है तुम्हें? हाँ अरुण, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन गुजरे हुए कल की तरह मैं उन तमाम बातों को भुला चुका हूँ। तुम चाहो तो बात दोबारा बन सकती है। ए, तू कहना क्या चाहता है? मैं बात करूंगा राकेश की माँ से। ए, क्या बात करेगा तू राकेश की माँ से? तुम्हारे और गीता की शादी के बारे में। मेरी और गीता की शादी? अबे ये क्या बकवास लगा रखी है तूने? क्यों भाई? जब मैं उससे शादी करना चाहता था तो भाग गई राकेश के साथ, और अब वही बची है मेरे लिए। भाई अरुण, ये उस घिसे पिटे रुमाल को तू मेरे गले क्यों बांधना चाहता है? क्यों? तुझे उससे शादी नहीं करनी है ना, मत कर, लेकिन कम से कम तमीज से तो बोल। अबे ओए, अब तू तमीज सिखाएगा मुझे? तू? भैया इतनी हमदर्दी है तो तू क्यों नहीं कर लेता शादी उससे? क्यों नहीं बांध लेता उस घंटी को अपने गले में? हाँ? मैंने तुझे कहा ना, वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। माय डियर अरुण, शादी में शक्ल का पसंद आना जरूरी नहीं होता। हाँ? तू नहीं समझेगा। पता नहीं। मैं पूछता हूँ, आपके लाडले सपूत है कहाँ? हैं? इसे उन्होंने घर समझा या धर्मशाला? जब जी में आया मुंह उठाया चले आए, जब जी में आया निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं। आप क्यों बेकार उस पर खफा हो रहे हैं? सारा दिन घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, इसलिए बाहर निकल जाता है अपने यार दोस्तों से मिलने को। बस यही बुरा लग रहा है ना आपको? हाँ, बुरा लग रहा है। दुश्मन हूं ना मैं उसका। अरे वो कहीं यार दोस्तों में नहीं बैठा, वो बैठा होगा मुरलीधर के यहाँ, गीता के पास। वो मनहूस पहले तो अपने घर वाले को खा गई, अब इस पे डोरे डाल रही है। तुम्हें पता है, बनिए का बेटा बियरर चेक होता है, जब तक कैश न हो जाए उस पर नजर रखनी पड़ती है। आपके तो जो मुंह में आता है बस बोले चले जाते हैं। ये नहीं होता कि आराम से बैठकर समस्या का कोई हल सोचे, बस हाथ में तलवार लिए लड़ने को तैयार। हाँ, मैं तो बदमाश हूँ, बक्कर। पर देवी जी, अपनी तो जैसे तैसे कट गई। आप अपने लाडले सपूत के बारे में सोचिए। उसे दुकान पे बैठने को कहा था, पर नहीं, दुकान पे नहीं बैठेंगे। दुकान के नाम से ही उसे चिढ़ है। अब पूछो, दुकान पे नहीं बैठेंगे तो क्या गवर्नरी करेंगे? लो, आ गया अपना लाडला सपूत। अरुण बेटे। क्या माँ? तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए पिताजी। अरे बैठ बेटा, बैठ। हाँ। बैठ जा। बेटे, वो अपने सेठ करोड़ी मल है ना, करोड़ी मल हैं, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आए थे। बेटी थोड़ी सी काली और मोटी है, लेकिन 10 लाख रुपए दे रहे हैं दहेज में। मैंने हाँ कह दी। माँ, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पूछ सकता हूँ क्यों? 10 लाख के लिए आप जिस लड़की से मुझे बांध रहे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है।
कभी शक्ल भी देखी है आपने उसकी? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि किसी की लड़की को देखता फिरूं? मैं तो अपने लड़के को देख रहा हूँ सामने, जिसकी एक टांग टूटी हुई है। क्या कह रहे हैं आप? चुप रह तू। इसकी ये मजाल कि मेरे बताए हुए रिश्ते से इनकार करते। बेटा, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे सर चढ़ के वो विधवा गीता का जादू बोल रहा है। कोई बात नहीं, सेठ करोड़ी मल की लड़की से तेरी शादी नहीं होती, कोई बात नहीं। अपनी नालायक औलाद के लिए मैं ये खून का घूंट पी लूंगा। पर है कोई दूसरा जो तुझसे शादी करे? है तेरी नजर में कोई? कौन करेगा तुझसे शादी? गीता? चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक विधवा को अपनी बहू बनाने पर राजी हो जाऊंगा, लेकिन देगा मुरलीधर 15 लाख रुपया? ये मुफ्त में ही अपनी बला मेरे से मरना चाहता है। आप तो दौलत के लालच में अंधे हो गए। आपसे तो बात करना ही बेकार है। बेकार है? निकल जा मेरे घर से, नालायक तरीका। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Geeta. Happy birthday to you. बस गीता जी, आप यूं ही हंसती रहिए और शर्माती रहिए। पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि आप हंसती भी बहुत सुंदर लगती हैं। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे मालूम चला कि आज मेरा बर्थडे है? गीता जी, इस ऑफिस में एक पर्सनल डिपार्टमेंट है और उस पर्सनल डिपार्टमेंट में लोगों की पर्सनल फाइल्स हैं और उन पर्सनल फाइल्स में है बायोडेटा और बस बस, मैं समझ गई। और उन बायोडेटाज में सबकी डेट ऑफ बर्थ है और ये कि पर्सनल डिपार्टमेंट की भी आप ही इंचार्ज हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और ये कि आप अपने डिपार्टमेंट की लड़कियों के बायोडेटाज देखकर उनकी डेट ऑफ बर्थ का पता लगाते हैं और फिर उन्हें फ्लर्ट करते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है मैडम, वो लड़की आप ही की तरह खूबसूरत होनी चाहिए। थैंक यू। बस सूखा थैंक यू, ये सूखे थैंक यू से काम नहीं चलेगा मैडम। पार्टी देनी होगी, पार्टी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने पार्टी का सारा अरेंजमेंट कर भी दिया है। अरे, अगर आप लोगों ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है तो फिर मुझे क्या करना है? करना है ना, सिर्फ पार्टी का बिल पे करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव एंड अफेक्शन। बस बस मैडम, इससे आगे गाड़ी थोड़ी इमोशनल ट्रैक पे उतर जाएगी। इससे पहले कि पार्टी शुरू हो, आप इसे खोल के नहीं देखेंगे? क्या है इसमें? खोलिए ना। ये क्या है? हिंदुस्तान में इसे साड़ी कहते हैं। मगर इतने चटक रंग मैं नहीं पहनती। लेकिन क्यों? आप तो जानते हैं मैं विधवा हूँ। आप कुछ कहानी वहानी या कविता वविता तो नहीं लिखती? नहीं। क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद ये विधवा आपका कोई उपनाम या टाइटल होगा। बहरहाल जो भी हो, ये आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता। मिस्टर राहुल, विधवा ना मेरा कोई टाइटल है, ना कोई साहित्यिक उपनाम। ये एक लेबल है जो नसीब ने मेरे माथे पर चिपका दिया है। तो उतार फेंकिए ना इस लेबल को। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ गीता जी, इन सब के सामने कह रहा हूँ, उतार फेंकिए इसे। और अगर आपसे नहीं होता ना, तो हमें कहिए, हम आपकी खिदमत में तैयार हैं। मिस्टर राहुल। देखिए गीता जी, गुस्सा मत होइए। ये लोग इतने प्यार से आपके लिए साड़ी लाए, इन्हें प्लीज पहन लीजिए। गीता जी पहन लीजिए ना। पहन लीजिए ना, पहन लीजिए प्लीज।
ये अकाउंट से एंड मिस्टर सुनील ये इनके असिस्टेंट मिस्टर देखिए इतना तो मुझे मालूम ही होगा, मेरे ऑफिस में है तो नहीं। मालूम है थोड़ा आपको मालूम है। और जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। See you tomorrow. See you in the office. Okay. अच्छा मॉर्निंग 9 o'clock कॉल टाइम। ओके बाय बाय बाय। अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ मगर ये सब आप इसकी फिक्र मत करिए, मैंने हरी सिंह को बोल दिया, वो सब सफाई कर देगा। हाँ ठीक है, चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। गीता जी मैं आपको कहिए ना। मैं आपको घर छोड़ दूं? रियली? आप यही कहने वाले थे? हाँ। चलिए। आफ्टर यू। बहुत दिलचस्प आदमी है मिस्टर राहुल आप। गीता जी एक बात बताइए, आप और मैं एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं ना, तो ये इन दिनों में ये तारीफ के कुछ पहले अल्फाज हैं जो आपने मेरी शान में कहे, एंड थैंक गॉड आपने किसी में इंटरेस्ट तो लिया। अच्छा ये बताइए, अंदर नहीं चलेंगे आप? आज नहीं, फिर कभी, आज लेट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। माय प्लेजर, बाय। शशि की माँ, मुझे इस लड़के के लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते। मैं आपसे कहिए। मैं आपको घर छोड़ दूं? रियली? हाँ। आप यही कहने वाले थे? हाँ। चलिए। After you. भाभी, शशि कब आए? बहुत देर हो गई भाभी। अगर आप हैं जिसे कुछ होश ही नहीं। क्या बात है भाभी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। हाँ शशि, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैं हंसना ही भूल गई थी।
मगर ऑफिस में आज सबने मुझे इतना हंसाया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब देखो ना, सबने मुझे ये साड़ी भी प्रेजेंट दी। मगर क्यों भाभी? देखा तुम्हें भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन ऑफिस में सबको मालूम था कि आज मेरा बर्थडे है। रियली भाभी? ओ आई एम सॉरी। एनीवे, हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू। भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। सबने जिद की तो मुझे लेनी पड़ी। और आपको पहनने की भी जिद की होगी ना? हाँ शशि। और आपने पहन ली। शशि, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं भाभी, आपने तो बहुत अच्छा किया। अरे अरे मिसेस खन्ना, आप आइए आइए प्लीज। मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा 2-4 मिनट तुम्हारे पास बैठ के आती हूँ। बैठिए। ये तो बहुत ही अच्छा किया जो चली आई, मैं भी बोर ही हो रही थी। क्यों? घर में कोई नहीं है क्या? इस वक्त किसने होना है जी? शशि अपने कॉलेज, उसके पापा अपने दफ्तर और गीता अपने दफ्तर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। गीता ने भी तो अब नौकरी पर जाना शुरू कर दिया ना? क्यों, कैसी चल रही है उसकी नौकरी? बस बेचारी को एक ठिकाना मिल गया। वैसे भी घर में सारा दिन बैठी बैठी करे भी तो क्या। और क्या जी, मैंने भी तो यही कहा। अब गायत्री, तुम्हारे पास कोई पैसों की कमी थोड़ा ही है जो तुम अपनी बहू से कुछ पैसों के लिए नौकरी कराओ। लेकिन लोगों की जुबान पकड़ी नहीं जाती। अब पिछली किट्टी में तो तुम आई नहीं ना। सारी औरतें यही कह रही थी कि मिसेस जायसवाल से अपनी विधवा बहू को घर बैठे देखा नहीं क्या कि झट नौकरी करवा दी। लेकिन मैंने भी कह दिया, अपनी गायत्री ऐसी नहीं है। हाँ, तुम बताओ ना मिसेस जायसवाल, मैंने ठीक कहा ना? जी मिसेस खन्ना, वैसे भी मैंने खुद अपने और अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले किसी से पूछ के नहीं किए। और क्या जी, यही तो पढ़े लिखों की निशानी है। अब तुम मेरी भतीजी को ही देख लो, इतने बड़े ट्रांसपोर्टरों के घर रिश्ता हुआ उसका। अभी उसकी शादी को 2 साल ही हुए थे कि लड़का मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में गुजर गया। अगले दिन ही लड़की को घर आकर वापस छोड़ गए। अब वो लड़की घर में बर्तन मांजती है। लेकिन तुम्हारी बात तो कुछ और है ना। और हाँ गायत्री, वो गीता के रिश्ते के बारे में कोई बात हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही जरा, बस कल शाम मैंने उसको बड़ी चटक मटक साड़ी में मोटरसाइकिल पे किसी लड़के के पीछे बैठे देखा, तो मैंने सोचा शायद। कल उसे दफ्तर से देर हो गई थी, इसलिए उसका एक कलीग उसे छोड़ने आया था। ओह, समझी। पर जो भी हो गायत्री, तुम जरा होशियार रहना। हाँ, किस किस को रोकोगी? किस किस का मुंह बंद करोगी? आज मिसेस खन्ना कह रही थी, कल माथुर कह रहा था। सुबह होते ही गली के बच्चे बच्चे की जुबान पर यही बात होगी। आप तो एकदम से गर्म हो जाते हैं जी, कभी ठंडे दिमाग से भी सोचा करिए। इसमें सोचने की क्या बात है? सुबह होते ही जगदीश प्रसाद को फोन कर दूंगा, ले जाओ अपनी लाडली को, हमारे बस का इसे और संभालना नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आखिर वो हमारे स्वर्गवासी बेटे की पत्नी है। तो क्या करूं? चुपचाप तमाशा देखता रहूं? आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जी, जिससे गीता का भी भला हो और खानदान की इज्जत भी बनी रहे। खानदान की इज्जत गई भाड़ में। तुम तो ये बताओ कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए? आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी क्यों नहीं करा देते जी? अच्छा सा लड़का? तुम तो ऐसे नादान बन रही हो जैसे कुछ जानती ना हो। हमारी बरादरी में अच्छी सी लड़की के लिए लाखों रुपए का दहेज मांगते हैं। ये तो फिर विधवा है, विधवा। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना? कोशिश तो की जा सकती। तुमने कोशिश करके देख ली? है कोई ऐसा लड़का जो इसे शादी करने को तैयार हो? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? हम गीता को जिंदगी भर यूं किस्मत के सहारे ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकते।
और अगर आप इसमें मेरी धृष्टता ना समझें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अरुण, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्यों माँ जी, क्या मुझ में कोई ऐब है, या आप अभी भी मुझे राकेश की मौत का जिम्मेदार समझती हैं? नहीं अरुण, नहीं। मेरा ईश्वर जानता है, मैंने तुम में और राकेश में कभी कोई फर्क नहीं किया। तो फिर माँ जी ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए, इससे मेरा अपराध बोध भी कम हो जाएगा। पर बेटा, तुमने अपने माता पिता से पूछा, उनकी इजाजत ली? नहीं माँ जी, ना तो मैंने उनसे इजाजत ली है और ना ही मांगने से इजाजत मिलेगी। आप जानते नहीं वो कितने लालची लोग हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, इसीलिए कह रही हूँ, उनकी इजाजत के बगैर अगर तुमने ये शादी की तो गीता उस घर में 2 पल भी नहीं रह पाएगी। माँ जी, गीता उस घर में रहेगी नहीं। मैंने बंबई में एक नौकरी ढूंढ ली है, मैं वहां जा रहा हूँ और गीता मेरे साथ जाएगी। बेटा, हम सबके लिए बहुत अहम सवाल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी गीता को किसी तरह मना सकूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ जी, क्योंकि आपकी बात सुनने से पहले ही मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। गीता, बिटिया जरा ठंडे दिमाग से तो सोचो। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है माँ जी। एंड यू मिस्टर अरुण गुप्ता, आप क्या समझते हैं मुझे? मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया हूँ जिसका कोई दिल दिमाग नहीं है, जिसमें दर्द भावना संवेदना कुछ भी नहीं है, जिसकी इज्जत आबरू नहीं है? मुझे आप कोई बुत समझते हैं क्या, जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकती? जिसका जी आए, जैसे जी आए, खेलता रहे उससे। गीता जी, मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। सड़क पर बैठी कोई अपाहिज भिखारन हूं मैं, जिसका भला करने के लिए आप अपनी सहानुभूति के सिक्के उसकी ओर फेंक रहे हैं? विधवा होना या ना होना मेरे अख्तियार में नहीं है मिस्टर अरुण, लेकिन ये जिंदगी मेरी अपनी है, इसका मुझे पूरा अधिकार है। बिटिया, एक बार उसकी बात तो सुन ले। माँ जी, इनसे पूछिए, इनके पास क्या है कहने के लिए? किस दिल से ये मुझसे शादी करना चाहते हैं? अचानक इनके मन में मेरे लिए इतना प्यार कैसे उमड़ आया? बिटिया, ये तो सिर्फ तुझ पर तरस खाकर। ओह, ये बात है। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। इन्हें मुझ पर तरस आ रहा है। विधवा होना, ये मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करेंगे। आप मिस्टर अरुण, आपने ठेका ले रखा है शायद दुनिया में परोपकार करने का, लेकिन आपकी इस मेहरबानी की केवल मैं ही हकदार क्यों बनूं? अगर आप तरस सिखाना चाहते हैं तो दुनिया में बहुत लोग हैं, उन्हें आपकी मेहरबानी की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं आपके दोस्त की बीवी हूं ना, और आप दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि आप कितने महान हैं। भाभी, नहीं शशि, मुझे कहने दो। ये आदमी मुझसे शादी करना चाहता है ताकि जिंदगी भर मुझे जताता रहे कि मैं एक विधवा थी, और इसने मुझ पर मेहरबानी करके मुझसे शादी कर ली। ये जताना चाहता है कि इसने अपनी जिंदगी एक विधवा के साथ शादी करके तबाह कर ली और मेरी जिंदगी संवार दी। ये आदमी समाज के सामने बहुत बड़े समाज सुधारक का रुतबा लेना चाहता है अपने आप को शहीद करके। लेकिन मिस्टर अरुण, मैं आपको शहीद होने का ये सुख लेने नहीं दूंगी। मैं तो आपसे बात करना ही चाहता था। गीता, अगर तू शादी नहीं करेगी तो ये पहाड़ सा जीवन किसके सहारे गुजारेगी? बिटिया, अभी तो अरुण तुझसे शादी करना चाहता है, जब तू करना चाहेगी तो शायद कोई सामने नहीं आएगा। माँ जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दुख और संताप से तपते इस जीवन के रेगिस्तान में मैं आपकी ममता के सहारे ही खड़ी हूँ। क्या आप मुझे इससे भी अलग कर देना चाहती हैं? गीता, बिटिया, मैंने तुझ में और शशि में कभी कोई फर्क नहीं समझा, इसीलिए कहती हूँ बिटिया, किसी एक छांव के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती।
चाहे वो छाव माँ के आंचल की क्यों ना हो बिटिया। गीता, मेरा दिल हमेशा तेरे लिए तड़पता है। बेटा, मैं तेरे लिए क्या करूं जिससे तुझे शांति मिल जाए। मैं जानती हूँ बिटिया, तेरे जीवन में दुख, दर्द, एकांत, तड़प, टीस, सन्नाटे के रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है बिटिया। कहीं से कोई मेघ आए और तेरे जीवन में इतना बरसे बिटिया कि तेरा जीवन खुशियों से लहला उठे, खुशियों से लहला उठे मेरी बच्ची। माँ जी, इतना प्यार तो शायद मेरी माँ ने भी मुझे नहीं किया, लेकिन आप जिस मेघ की तलाश कर रही हैं वो मेरे लिए मरुभूमि का मेघ है। ना तो वो बुलाने से आएगा और ना इनकी तरह बरसने की इजाजत मांगता हुआ गिड़गिड़ाएगा। इसके लिए तो मुझे ही तप करना पड़ेगा। इसकी इजाजत तो दोगी ना माँ जी मुझे? हाँ बिटिया। गीता, बिटिया, कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम अपने खुद के बारे में और अपने इस खानदान की इज्जत के बारे में जरूर सोचोगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी सबसे अमूल्य धरोहर है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। आज तुझे कहीं जाना था ना? जा मेरी बच्ची। भाभी शायद ठीक कहती है। हम सब लोग उन्हें दया की दृष्टि से ही देखते आए हैं। अपने सोचे उपाय उन पर लादने की कोशिश करते रहे हैं हम। भाभी क्या चाहती हैं इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं।